बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स फ्लिक्स, मैं हूं हमजा शफीक। तो जनाब, पाकिस्तान वर्सेस न्यूजीलैंड टी20 सीरीज इख्तिताम को पहुंची। 4-1 से सीरीज न्यूजीलैंड के नाम रही और आखिरी टी20 मैच हुई जिसमें एक पहाड़ जैसा हदफ दिया गया पाकिस्तान की जानिब से 129 रन। अब वो विद इन 10 ओवर्स जो है वो न्यूजीलैंड की टीम ने पूरा कर लिया। इस पूरी सीरीज में जहां पर हमने यंग टैलेंट को मौका दिया, अब देखना ये कि इस सीरीज में हमने क्या खोया और क्या खोया, ठीक है ना, क्योंकि पाया इस सीरीज में कुछ नहीं मां सिवाय एक हसन नवाज की सेंचुरी की निस्बत। बाकी अगर देखा जाए तो कंपैरेटिवली हमारे पास खोने को बहुत कुछ था, पाने के लिए कुछ नहीं था। कल सलमान अली आगा ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की है उसने अपनी इंडिविजुअल परफॉर्मेंस को कहीं पे हाईलाइट नहीं किया। उन्होंने कहा कि जनाब मेरी परफॉर्मेंस एक साइड पे रखे, टीम ने जीती। फर्दर फॉर्मर कैप्टन सलमान बट साहब हमारे साथ वीडियो के जरिए मौजूद होंगे। इसके साथ अहमद सईद ने ज्वाइन किया। वेलकम बोथ ऑफ यू जी। अहमद सईद साहब, अगर सम अप करें सीरीज को, देन फिर हम बट साहब का भी कमेंट लेते हैं। सम अप करें, क्या कुछ रिकॉर्ड जो हैं वो देखने को मिले? एक तो हसन नवाज का रिकॉर्ड है, उसके अलावा कुछ नेगेटिव वे में बहुत सारे रिकॉर्ड बने और ज़्यादातर रिकॉर्ड वही है। ज़रा बताएं हमारे फैन की। देखिए, अब आप नेगेटिव बातें करना शुरू हो ही गई हैं तो फिर नेगेटिव से स्टार्ट कर लेते हैं। आज जो है वो 5 मैचेस की सीरीज़ में 3 डक्स का रिकॉर्ड बनाने में कामयाब हुए हैं। जहां उन्होंने एक सेंचुरी बनाई पाकिस्तान के तेज तीन, वहाँ उन्होंने ये भी एजाज़ हासिल किया। और यही वो नंबर्स हैं, यही वो स्टैट्स हैं जो ये बताते हैं कि कितनी गैर मुस्तकिल मिजाजी है इस वक्त हमारी प्लानिंग्स के अंदर। एक दिन हम रिकॉर्ड बना देते हैं और अगले दिन जो है वो हम फिर दोबारा उसी लो पर आ जाते हैं। हाँ, अलबत्ता एक चीज़ कंसिस्टेंट है पिछले 6-8 महीने से, और वो ये है कि हम जहाँ भी गए हैं हम हार रहे हैं। और मतलब इससे पहले चैम्पियंस ट्रॉफी हो, वेस्ट इंडीज़ की टीम पाकिस्तान आई, वो टेस्ट मैच जीत गई। इंग्लैंड की टीम पाकिस्तान आई, क्योंकि सीरीज़ हम जीत गए लेकिन टेस्ट मैच हम हार गए। बांग्लादेश की टीम आई, उसने हमें क्लीन स्वीप कर दिया। तो एक तसलसल है हमारी हार का, और अब जो है वो हमें ये समझ में नहीं आ रहा है कि हम इससे कैसे निकलेंगे। साथ ही हम ये देखते हैं कि 7 नेशनल टी20 हो रहा है, जिसमें रोज़ाना कोई खबर आती है कि एक प्लेयर है उसने 148 रन कर दिए हैं, उसने 4 आउट कर दिए हैं, उसने 5 आउट कर दिए हैं। लेकिन यही प्लेयर जब इंटरनेशनल सर्किट के अंदर आते हैं तो वो जो है बुरी तरह नाकाम हो जाते हैं। तो पाकिस्तान की अगर न्यूजीलैंड की इस सीरीज़ को भी सम अप करें तो पाकिस्तान ने तजर्बा करने की कोशिश की, रिजवान और बाबर के बगैर जाने की कोशिश की। ये निकला कि पावर प्ले के जो आदाद शुमार हैं वो अगर मैं आपके सामने रखूँ तो पाकिस्तान ने 5 मैच में जितने ओवर खेले हैं पावर प्लेयर्स के अंदर, उनमें पाकिस्तान ने कुल मिलाकर 194 रन बनाए हैं 29 ओवर में। यानी 180 बॉल पाकिस्तान ने खेली और 194 रन पाकिस्तान ने बनाए। और पाकिस्तान के इस दौरान 15 खिलाड़ी भी आउट हुए। तो आप स्ट्राइक रेट का होना तो बाद में होइएगा, आपके तो प्लेयर जो है वो क्रीज के ऊपर टिक ही नहीं पा रहे हैं। तो बाबर और रिजवान को निकालने का तजर्बा था, वो भी बुरे तरीके से फ्लॉप हुआ है। साथ ही अगर मैं बॉलर्स की बात करूं तो मतलब हम इसकी जो है वो दुहाई दे दे के थक गए हैं। हमें ये समझ में नहीं आ रहा है कि शाहीन अफरीदी को आखिर कौन सी ऐसी मजबूरी है कि वो हर ओवर में आके इन स्विंग यॉर्कर करते हैं, और अगर उनको इन स्विंग यॉर्कर ना हो तो वो फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं। उसके बाद जो है वो छक्का चौका कल भी पहले 6 ओवरों में 18 बाउंड्रीज पाकिस्तान ने कंसीड की हैं। तो वो ये बॉलिंग हो, जिस तरह से आपने बिल्कुल सही समझ किया कि हमने इस सीरीज़ में सिर्फ खोया ही है, पाया तो कुछ भी नहीं है। ठीक है, इस पे मजीद सलमान बट साहब का भी कमेंट ले लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम बट साहब। वालेकुम अस्सलाम। बट साहब, बात हो रही है कि इस सीरीज में पाकिस्तान ने क्या खोया और क्या खोया, ठीक है, तो इस पर आपका क्या कमेंट है? ओवरऑल अगर सम अप करें इस 5 टी20 मैचेस में जो हमने यंग टैलेंट को मौका दिया, क्या वो एग्जीक्यूट कर पाए, अप टू द मार्क रहे जो एक्सपेक्टेशंस थी उनसे, और अब आप समझते कि यही वो 3-4 नौजवान लड़के हैं जो हम वर्ल्ड कप तक लेके जाएंगे? नहीं, देखिए, ऐसा बिल्कुल भी नहीं आप इतने पहले से आखिज कर सकते। एक तो ये कंडीशंस थोड़ी डिफरेंट थी, माना 1-2 दफ़ा हमने देखा कि पिच में बहुत एक्स्ट्रा बाउंस है, मूवमेंट है, लेकिन इस हमारे सामने जो चीज़ है ये ना, वो सबसे ज़्यादा ये है कि टेक्निकल डिटेलिंग पे हमारे यहाँ बिल्कुल काम नहीं। इस टूर ने और बहुत सारी चीज़ों की तरह हमारे सिस्टम की बहुत सारी अक्कासी की। फिर हम अदाद शुमार के बड़े चैंपियन हैं और हॉर्सेस व कोर्सेस की हम बातें करते हैं। तो इन विकेटों के ऊपर अगर आपको कोई आइडिया था और आपने ये जो आप डाटा करते रहते हैं, तो आपको पता होना चाहिए था कि यहाँ पे तो वाले प्लेयर्स जाने चाहिए जो स्क्वायर ऑफ द विकेट अच्छे हैं। तो यहाँ पर आपने वो जो प्लेयर्स भेजे हमने जाके, उन्होंने तो बाउंस के अगेंस्ट प्रॉपर स्ट्रगल किया। वो बाउंस के अगेंस्ट ना उनका डिफेंसिव मैकेनिज्म नजर आया, ना उनका अटैकिंग नजर आया। वो हिट कहीं और मारे, हिट कहीं और जा रही। ठीक है, तो बात ये है कि आपको खाली अपने प्लेयर्स को स्क्रूटनाइज नहीं करना, आपको उन लोगों को भी स्क्रूटनाइज करना है जो इस किस्म की सिचुएशंस और कंडीशंस के लिए ये वाले प्लेयर्स को चूज करते हैं। इसका मतलब है उनका जो क्रिकेटिंग एक्यूमेंट है, या कह लीजिए कि उनकी जो एक्सपर्टीज है टू पिक प्लेयर्स, इज नॉट टॉप नॉच। और उसका मुजाहरा उन्होंने यहाँ नहीं किया, उन्होंने चैंपियंस ट्रॉफी में भी किया। वो यहाँ पर उनके पास एक स्पिनर था, न्यूजीलैंड में जाके वो स्पिनर के साथ अटैक कर रहे थे। तो जहां तक सिर्फ बैटिंग की बात है, की बात है, तो देखिए वो साफ नजर आया कि उनको कंफ्यूज
जो है ना किया हुआ है, वो सिर्फ और सिर्फ वो जहां भी बॉल उन्होंने हिट मार देनी। आप न्यूजीलैंड के प्लेयर्स जो एक्स प्लेयर्स कमेंट्री बॉक्स में बैठे हैं, आप उनके कमेंट्स सुन लीजिए कि वो क्या कह रहे हैं। वो कह रहे हैं कि पाकिस्तान के प्लेयर्स सिर्फ हिट मार रहे हैं, दे आर नॉट रिस्पॉन्डिंग टू द सिचुएशन, बॉल नहीं देख रहे, वो सिर्फ हिट मार रहे हैं, ऐसा लगता है कि इन्होंने सिर्फ हिट मारनी। तो क्या ये क्रिकेट है? ठीक है, ये हमारे जो बॉलर्स हैं एक लेंथ पे बॉल ही नहीं कर सकते, तो कौन इस चीज को मेक श्योर करेगा कि इनको पता हो कि किस लेंथ पे किस पिच पे बॉलिंग करनी। एक पिच पे बॉल सीम हो रहा है, आपकी टीम स्लिपों में आउट हो रही है, आप दूसरी टीम को मुंह में छिके खा रहे हैं, गेंदे करके पीछे बाउंसर करके छिके खा रहे हैं। आपको बाउंसर पे मसला है, उनको नहीं है। तो गेम अवेयरनेस इज द बिगेस्ट इशू, सिचुएशनल रिस्पॉन्स इज अनदर इशू, बैटिंग टेक्निक इज अनदर इशू, बॉलिंग पे काबू ना होना इज अ इशू फ्रॉम क्वाइट सम टाइम। फिर आप अपने जिन प्लेयर्स का कमबैक कराते हैं, आप क्या ये देखते हैं कि जिस वजह से वो बाहर हुआ था उसने वो चीज ठीक की है कि नहीं? क्या आप सिर्फ ये देखते हैं कि उसने बाहर जाके हाजिरियां लगवाई हैं और आपने बंदा अंदर ले आए आप? और जब आप वो देखते हैं तो किस बिना पे देखते हैं? तो ये सारे अगर आप डाटा का करेक्ट यूज करें तो आपको इसमें काफी इंफॉर्मेशन मिल सकती है। अच्छा, इसमें एक बात और भी है, और वो शायद ये है कि इन प्लेयर्स को देख के कहीं ये लगता है कि जो कि इतने सेल्फ ऑब्सेस्ड हो गए हैं कि ये समझ बैठे हैं कि शायद हमने जितनी क्रिकेट अब तक खेल ली है, हमें मजीद जो है वो इम्प्रूव करने की ज़रूरत नहीं है। मैं शाहीन अफरीदी और शादाब खान की अगर पर्टिकुलरली ख़ास तौर पर बात करूँ तो शादाब खान 100 से ज़ायद मैचेस, 108 T20 मैचेस पाकिस्तान के लिए खेल चुके हैं, और कल जो उन्हें बॉलिंग कराई है उनके साथ दूसरे एंड पर जो नौजवान बॉलर सुफियान मुकीम लगे हुए थे, मेरा ख्याल है कि वो मतलब ये सख्त बात है, मुझे कहना तो नहीं चाहिए, लेकिन मुझे मेरा ख्याल है कि सुफियान मुकीम भी शर्मिंदा हो रहे होंगे कि मेरे सीनियर जो है वो 100 मैच खेलने के बाद भी इस तरह की बॉलिंग कर रहे हैं आगे। तो मतलब मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि इतने मैचेस खेलने के बाद ये लोग इम्प्रूव क्यों नहीं कर पा रहे हैं। क्या ऐसे रीजंस हैं, कौन सी ऐसी वजूहात हैं जिनकी बिना पर टीम इन्हें कैरी भी करती ले जा रही है और इनकी जो परफॉर्मेंसेस हैं, जो इनके स्किल्स हैं, वो इम्प्रूव भी नहीं हो रहे हैं वक्त के साथ? सलमान भाई, 108 मैचेस T20 इंटरनेशनल मैचेस शादाब खेल चुका है। क्या कहूं क्या जा रहे हैं? बहरहाल उनकी परफॉर्मेंस है वो सबके सामने है। हाँ। और आई एम श्योर कि उनको खुद को भी एहसास होगा या होना चाहिए कि मतलब बॉलिंग में, क्योंकि देखिए वो जब तक साथ बॉलिंग सही नहीं करेंगे उनके लिए टीम के अंदर एग्जिस्ट करना मुश्किल है। ठीक है, अलोन एज अ बैटर थिंग्स आर नॉट गुड इनफ। आपको साथ वो एक कंप्लीट पैकेज प्लेयर की हैसियत से खेलते रहे, तो अनलेस वो बॉलिंग करें, वो राइट एरियाज बॉलिंग में उनकी कंसिस्टेंटली आते ही नहीं। ठीक है, सो ही इज बीन वर्किंग विद मुशी भाई, ही इज बीन वर्किंग विद सकलान भाई लेटली। ठीक है, पाकिस्तान के दो बेहतरीन स्पिनर के साथ उन्होंने काम किया है, लेकिन आखिर ऐसी क्या वजह है कि ही इज अनएबल टू डिलीवर कि एक जगह पे वो बॉलिंग करे? ठीक है, स्पिन भी कोई उन्हें बहुत बड़ा नहीं मिलता। सो ये चीज़ें किसने उनके साथ रेक्टिफाई करनी है, और वो खुद से इसके बारे में क्या कर सकते हैं, या वो जो पहले किया करते थे जिस वजह से शादाब खान के इतने चाहने वाले हैं और सब लोग उम्मीद लगाते हैं कि शायद ये फिर वैसी परफॉर्मेंस दें जो वो पाकिस्तान टीम में आए थे पहले कुछ साल जो थे उनके, वो वाली बॉलिंग उनकी कहाँ चली गई है। और प्रॉब्लम ही ये है कि बहुत सारी पाकिस्तान में ना बिला वजह की कोचिंग घूम फिर रही है ग्राउंडों के अंदर, वो जिसको नहीं जरूरत होती ना कुछ बताने की उसको भी जाके बताते हैं, और फिर होता यह है कि पीपल बिकम ओवर कोच्ड, टू मच कोच्ड। ठीक है, और टू मैनी निटी ग्रिटीज में जब आप जाते हैं ना, तो जो आपकी रियल एसेंस होती है वो खत्म हो जाती है, एंड दैट हैज बीन द केस विद सो मेनी ऑफ आवर यंगस्टर्स। ठीक है जी, एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। अभी जिस तरह से शादाब की बात की है, हमने इनकी बात करनी है, क्योंकि शाहिद खान अफरीदी के ट्वीट के बाद शाहीन को आखिरी मैच में रेस्ट तो करवा दिया गया, लेकिन फैंस ये कह रहे हैं और क्रिकेट एक्सपर्ट्स ये कह रहे हैं कि क्यों ना शाहीन शाह अफरीदी को जिन्हें आप कम से कम कोई 5-6 महीने के लिए बाहर किया जाए, वो बेसिक्स पर दोबारा से काम करें। टैलेंट उनमें बहुत ज़्यादा मौजूद है, लेकिन शायद वो भी इस वक्त किसी किस्म के प्रेशर में, जिसकी वजह से वो अच्छा एग्जीक्यूट नहीं कर पा रहे। इस पर फर्दर बात करते हैं ब्रेक के बाद। स्टे विद अस।
वेलकम बैक जी। बात हो रही है पाकिस्तान वर्सेस न्यूजीलैंड जो T20 सीरीज का इख्तिताम हो गया 4-1 से, और उसमें हमने तमाम बैटर्स बॉलर्स की परफॉर्मेंसेस की बात कर रहे थे, शादाब खान की बात की, अब शाहीन की बात कर लीजिए। सलमान भट्ट साहब, अब आवाज़ें ही उठने लगने लग गई हैं, कुछ एक्स क्रिकेटर्स की जानिब से कहा जाने लग गया है कि शाहीन शाह अफरीदी को थोड़ा सा लंबा रेस्ट कराया जाए। ऐसा थोड़ी है कि सीरीज़ हारने के बाद जब आखिरी मैच एक यूजलेस मैच होता है उसमें उसको रेस्ट करवा दिया जाता है, और उसके बाद जब नई सीरीज आती है दोबारा से उसको ले आया। तो आप समझते हैं कि शाहीन को थोड़ा सा लंबा रेस्ट करना चाहिए, फोकस करना चाहिए दोबारा से बेसिक क्रिकेट की तरफ, बेसिक बॉलिंग की तरफ, और फिर आना चाहिए? सलमान भी माइक ऑफ है, ये ऑन कर लीजिएगा। जी हमजा, इसमें कोई हर्ज नहीं है कि वो वापस जाके थोड़ा डोमेस्टिक क्रिकेट में, फर्स्ट क्लास क्रिकेट में वक्त गुजारें। हमने देखा दुनिया के टॉप प्लेयर्स भी ऐसा करते हैं। हमने देखा एशेज से पहले या बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी से पहले जो है ऑस्ट्रेलिया का कप्तान और ऑस्ट्रेलिया के मिचेल स्टार्क फास्ट बॉलर्स जो थे वो दोनों फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेल रहे थे। हमने देखा विराट कोहली टेस्ट मैचेस से पहले उन्हें फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेलने का कहा गया, और अभी जब आप और मैं ये बात कर रहे हैं तो अभी इंडिया टुडे पे एक न्यूज आई है जिस पे उन्होंने लिखा है कि इंग्लैंड में जो नया नेक्स्ट वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का साइकिल है, तो इंग्लैंड और इंडिया का 20 जून को टेस्ट मैच है। उससे पहले 2 4-डे मैचेस हैं इंग्लैंड लायंस के साथ, जो विराट कोहली और रोहित शर्मा को इंडियन क्रिकेट बोर्ड ने कहा है कि आपको खेलने पड़ेंगे। अच्छा, तो जो परफॉर्मिंग प्लेयर्स हैं, जो टाइटल्स, वर्ल्ड टाइटल जीत रहे हैं, जब उनको उनका बोर्ड लाजमी कर रहा है खेलने के लिए, तो हमने क्या किया यहाँ पे? हमारी सूरत हाल तो सबके सामने। तो डोमेस्टिक की बात की है तो अहमद सही से मैं जानता हूँ शाहीन अफरीदी लास्ट टाइम डोमेस्टिक में कब नजर आए वैसे अहमद? शाहीन अफरीदी ने टोटल अब तक जो है वो 9 फर्स्ट क्लास मैचेस खेले हैं। अच्छा। आखिरी बार जब उन्हें आराम कराया गया तो आपको याद होगा कि वो बांग्लादेश प्रीमियर लीग खेलने चले गए थे। शाहीन अफरीदी की आप बात कर रहे हैं तो मैं थोड़ा सा मतलब अगर आपके सामने रखूँ जो उनकी प्रेडिक्टेबिलिटी है बॉलिंग के अंदर, तो मतलब एक पैटर्न बनता है शाहीन अफरीदी के बारे में। मैंने उसकी थोड़ी डिटेल अगर मैं आपके सामने रखूँ तो मतलब हर बंदा जो है वो ये जान गया है कि जब थर्ड मैन और स्क्वायर ऊपर हो तो फिर शाहीन अफरीदी जो है वो शॉर्ट बॉल करेगा। अच्छा। और जब मिड ऑन और मिड ऑफ ऊपर हो तो ये फुल लेंथ के ऊपर बॉल कर देंगे। जब गुड लेंथ पर बॉल करने की जरूरत तो फिर शाहीन शाह अफरीदी यॉर्कर करने की कोशिश करते हैं, और वो चाहते हैं कि पिच से उनको हेल्प मिले। जब पिच से उनको हेल्प ना मिले तो फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, और अक्सर जो वो यॉर्कर करने की कोशिश करते हैं उनमें से बॉलें जो है वो ज़्यादातर फुल टॉस हो जाती हैं, क्योंकि लाइन एंड लेंथ जो है वो उनके कंट्रोल में नहीं रहती है। उसके बाद जब उन्हें विकेट चाहिए होती है टीम को तो वो वाइड यॉर्कर मारना शुरू कर देते हैं। जब डिफेंड रन बचाने हो तो विकेट टू विकेट बॉल करना शुरू कर देते हैं। ये वो पैटर्न्स हैं जिनकी वजह से शाहीन अफरीदी जो है वो इतने प्रेडिक्टेबल हो गए हैं कि जिन प्लेयर के साथ वो 6, 7, 8 साल से क्रिकेट खेल रहे हैं उनको ये पता चल गया है कि शाहीन ने किस सिचुएशन में किस तरह से रिस्पॉन्ड करना है। तो शाहीन अफरीदी जो पाकिस्तान के प्रीमियम फास्ट बॉलर हैं, वो मेरा ख्याल है कि अब लोगों के लिए कोई बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं रही है उन्हें खेलना। और जब तक शाहीन अफरीदी दोबारा वापस जाकर अपनी बेसिक्स के ऊपर काम नहीं करेंगे, जैसे आपने कहा कि 5-6 महीने का रेस्ट, और ये कोई अच्छी बात नहीं है कि मतलब शायद अफरीदी साहब एक बयान दे देते हैं, उसके बाद उनको एक मैच का रेस्ट मिलता है और वो यूजलेस मैच होता है, टीम सीरीज हार चुकी होती है। शायद अफरीदी साहब का ये बयान उस वक्त क्यों नहीं आया जब टीम बन रही थी? उस वक्त शायद अफरीदी साहब क्यों नहीं बोलते जब शाहीन अफरीदी टेस्ट मैचेस के अंदर जो मतलब नई बॉल का जो हशर करते हैं वो बॉल पकड़ा देते हैं फिर वो नए आने वाले बॉलरों को, उस वक्त शायद अफरीदी साहब कहाँ होते हैं? शायद अफरीदी साहब को बोलना उसी वक्त याद आता है जब टीम हार गई हो और फिर वो कहते हैं रेस्ट करवा दें, एक मैच में रेस्ट करवा के वो दोबारा अगले सीजन वापस आ जाते हैं। ये तो बहरहाल सवाल तो पूछा जाना चाहिए। खैर वो तो कहते हैं कि मैं जनाब पीसीबी में थोड़ी हूँ, मैं तो वैसे एक अपनी सजेशन पेश करता हूँ और उस पर अगर तो वो पीसीबी में अगर नहीं है तो अपनी सजेशन जो हर 15-15 मिनट के बाद वो लीक करते हैं उनको जरा फिर थोड़ा कंट्रोल रखें। बहरहाल जी थोड़ी सी बात आप बैटिंग की भी कर लीजिए। सलमान भी, उमैर बिन यूसुफ को मौका दोबारा मिला, 7 रन बनाए। इससे पहले जिम्बाब्वे के खिलाफ भी कोई अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाए थे। 16 रन हैं पहले T20 में, दूसरे में 22 और तीसरे में 0 पर आउट हो गए थे। तो उमैर बिन यूसुफ की आप बहुत ज्यादा बात किया कहते थे कि ही गॉट द पोटेंशियल, इसमें काफी क्रिकेट स्किल्स हैं, लेकिन व्हेन इट कम्स टू इंटरनेशनल लेवल तो यहां पर वो एक्सपोज हुए बहुत बुरे तरीके से। क्या समझते हैं कि उनको उस कंसिस्टेंसी से मैचेस नहीं मिले जिस तरह से साइम को मिले, और ये एग्जीक्यूट अच्छा कर पाएंगे अगर इनको मुसलसल 5 मैचेस मिल जाए? देखिए, उमैर बिन यूसुफ अब का नहीं, काफ़ी अरसे से पाकिस्तान की शाहीन और ए सर्किट में खेल रहे हैं, टूर्स कर रहे हैं, फर्स्ट क्लास क्रिकेट भी खासी खेली है उन्होंने, और वो एक प्रॉपर बैट्समैन थे। लेकिन अच्छा। पिछले कुछ 2-3 कह लें 2 साल से हम देख रहे हैं कि वो उनका जो शिफ्ट आया है टुवर्ड्स दी शॉर्टर फॉर्मेट और वाइड बॉल क्रिकेट, उसमें शायद उन्होंने अपना एक नया रंग इख्तियार करने की कोशिश की है, जिसमें वो पावर हिटिंग में और रैम्प शॉट्स में और फ्रॉम द वर्ड गो वो बहुत ज़्यादा अग्रेसिव खेलने लगते हैं, और वहाँ आके उनको प्रॉब्लम्स आए। और दूसरा देखिए, एक मैच आपने उनको दिया और जब वो
उधर इमर्जिंग एशिया कप में खेल रहे थे तो वहाँ पे वो ओपन खेल रहे थे। जब यहाँ पे खेले हैं तो शायद वो वन डाउन खेले हैं। और एक एक मैच करके और मुश्किल कंडीशन में जब आप किसी भी यंगस्टर को जो है वो धकेलेंगे तो आप उससे कितनी का आउटकम की उम्मीद रखते हैं। ठीक है, साइम का अगर आप एग्जांपल देखें, आपने उनको कितने मैचेस खिलाए, ठीक है, उससे पहले वाले चले जाएं प्लेयर्स को, कैसे बाबर आजम को कैसे बिल्डअप किया। पहले मिकी आर्थर उनको 6वें पे लेकर आए, उसके बाद वन डाउन पे उन्हें वनडे में रखा, T20 में उनको पता था कि ये पावर प्ले के अंदर इनका बेहतरीन चांस है, वहां पे रखा। तो आप बिल्डअप देते, बहुत अच्छा किया मिकी आर्थर ने बाबर आजम के साथ, और बाबर आजम ने बड़ा शानदार रिस्पॉन्स दिया। बाकी प्लेयर्स को कौन कंस्ट्रक्ट करेगा? एक हमने बाबर की मिसाल है, एक हमारे पास मिसाल है साइम अयूब की। इसके गैप में जितना प्लेयर आया है, मुझे ये बता दें कि हमने उनके साथ क्या बैलेंसिंग की। ठीक है, या तो किसी को मतलब वो बिल्कुल अनरीजनेबल होके शॉटे मारता रहा, हम उसको चांस देते रहे हैं, और यहाँ किसी को एक खिलाया तो एक निकला। सुफियान मुकीम को बाहर किया इन्होंने ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका के टूर के बाद चैंपियंस ट्रॉफी से, किस बेसिस के ऊपर बाहर किया? कोई जवाब है इस बात का? ठीक है, और जिसको हम अंदर लाए, किस बेसिस पे हम अंदर लेकर आए, कोई उस बात का हमें जवाब दे दे। ठीक है, आप मैचअप्स के ऊपर टीमें बनानी शुरू हो गए कि जी खब्बे थे तो हमने ऑफ स्पिनर रख लिया, और सज्जे थे तो जी हमने साथ कहा जी वो साथ खब्बी स्पिन कर लेगा। यार ठीक है, ये फैक्टर्स तब कंसिडर होते हैं, ये माइनर फैक्टर्स है तब कंसिडर होते हैं जब आपकी मेन कोर बन गई होती है। आप एशिया में खेल रहे हैं, आप एक उस स्पिनर के साथ जा रहे हैं, ब्रार के साथ, जो कि अभी टोटल 7-8 मैच खेला हुआ है, उसको आप अपना फ्रंट लाइन स्पिनर ले गए। तो हालांकि वो अच्छा है, लेकिन आपको नहीं लगता कि एक नए लड़के के ऊपर ये ओवरबर्डन है कि एक ही आपका फ्रंट लाइन स्पिनर जा रहा है, और वो भी वो है जो मिस्ट्री स्पिनर है, जो लंबे लंबे बॉल स्पिन नहीं कर सकता, जिसकी कह लीजिए कि स्पिन विकेटों के ऊपर भी वो उस तरह से विकेटें नहीं लेते कि वो टीम को रन थ्रू कर दें। सही, वो एक इकोनॉमिकल बॉलर है जिसको ना समझ के बैटर जो है वो गलती कर सकता है, आउट हो सकता है। ऐसी बॉलिंग के खिलाफ अक्सर टीमें थोड़ी केयरफुल हो जाती हैं, लेकिन हमें वो इफेक्ट उनका भी नजर नहीं आया जो हमें दूसरी टीमों के मिस्ट्री स्पिनर्स का नजर आता है। प्रोबेबली इसलिए कि उनके ऊपर दूसरे एंड से भी बॉलर प्रेशर डाल रहे होते हैं, लेकिन जब दोनों तरफ से मतलब सारे बॉलरों को, फास्ट बॉलरों को, मीडियम या जो कह लें कि ऑलराउंडर्स को इतना स्कोर पड़ जाता है, तो वो तो फिर मिस्ट्री स्पिनर को तो आराम से खेल सकती है दूसरी टीम, उनको उसमें कुछ रिस्क लेने की जरूरत ही नहीं पड़ती। ठीक है, प्रोग्राम का वक्त जो है वो खत्म हो गया। कल के प्रोग्राम में जिस तरह से भी टीम बिल्डिंग की बात की कि ने उस पर काम किया, क्या हमारे ये जो कोचेज का अंबार यहाँ लगा हुआ है, क्या ये इस पर कोई काम कर रहे हैं? उन्होंने सिर्फ बाबर पर काम किया, साइम पर काम किया, क्या इन्होंने भी कुछ काम किया? इस पर कल के प्रोग्राम में मजीद बात करेंगे, सलमान बार साहब से जानेंगे कि आखिर ये कोचेज क्या कर रहे हैं, और साथ ही साथ हमने कल के मैच में ODI सीरीज का आगाज 29 से हो रहा है, उस पर बात करनी है। मुझे दीजिए इजाजत, अल्लाह हाफिज़।